द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहबा। आरजू, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, अमन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो लोगों का ये कहना होता है जब भी हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े लिबरल हैं। तो वो कहते हैं जी दोनों मुल्कों का ही कसूर है, दोनों ही तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो नहीं चाहती अच्छे रिलेशंस। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों का कसूर है या दोनों का बहुत ज्यादा कसूर है और दोनों की स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती, क्योंकि अगर भारत की तरफ से अगर ये सोच होती और वो नहीं मिलना चाहते तो आपने देखा कि कई बार उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए, वाजपेयी साहब भी आए। और उनके आने के बाद उनको हालांकि जरूरत नहीं थी, हम एक छोटी कंट्री है भारत के मुकाबले में, हम चाहे कुछ भी कहें हर लिहाज से। तो वो जैसे मैं आपसे पहले आदिश कावस जी की बात कर रही थी, तो उनसे किसी ने पूछा था टीवी में, टीवी शो में, कि पाकिस्तान को भारत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उन्होंने कहा वैसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। यानी हमें चौधरी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम चौधरी बनते हैं। और जैसे आपने देखा कि वाजपेयी साहब आए थे और उनके आने के बाद जो कुछ हुआ, उनके जाने के बाद जिस किस्म की बातें की गई वो हम तमाम लोगों के सामने। उसके बाद चले यहाँ तक के पीएम मोदी, जिनको के बहुत कहा जाता है कि जी वो बड़े कट्टर किस्म के हैं, वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, इस किस्म की बातें उनके लिए कही जाती हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान आए और बहुत अच्छे तरीके से वो मिले नवाज शरीफ साहब की मदर से भी, नवाज शरीफ साहब से भी। उनकी फोटोज आज भी मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, बड़े गले वले लगे ये लोग, और एक जैसे कहते हैं बहुत अच्छा माहौल दिखाया गया। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, फिर वही हो गया, कभी पठानकोट तो कभी क्या और कभी क्या, ये सिलसिला चलता रहा। मुझे लगता है मतलब अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे बिल्कुल टोक सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं चाहता, या पाकिस्तान की स्टेट जो लोग चलाते हैं वो नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों। वो चाहते हैं कि एक गड़बड़ मची रहे, और इसीलिए ये जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो पठानकोट हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, आपने देखा कई तरह के अटैक्स जो हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, वो हुए। और उसके बाद हमने हर बात पे कह दिया कि नहीं हमारे से तो कुछ नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपने खुद ही किया है। अच्छा, कोई खुद एक बार करेगा, दो बार करेगा, वो मतलब करते ही चला जाएगा, ये बात अभी समझ में नहीं आती। उसके अलावा जिस तरह के लोगों को हमने अपने यहाँ बिठा के रखा, जिनको मैं अक्सर अनमोल रतन कहती हूँ, कि वो हमने बड़ा पाला पोसा, उनको सिखाया पढ़ाया, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, और इसी तरह के बाकी लोग जो हैं, जिन्हें के ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि यूएन तक में जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उनको हम ना सिर्फ ये कि रख कर बैठे रहे, बल्कि उनको हम सपोर्ट करते रहे। आपको याद होगा सर, कुछ सालों पहले तक तो पाकिस्तान में इनके नाम के बॉक्सेस तक लगे होते थे मार्केट्स में कि जी यहाँ पे डोनेशन दी जा सकती है, और हमारे लोगों का की जो जहन है वो इस तरह का है कि वो तो वहां पे औरतें अपना जेवर तक दे दिया करती थी। ये तो बाद में जब बहुत हंगामा हुआ और भारत की तरफ से भी और कई तरफ से, तो इन्होंने कम से कम वो जो चैरिटी बॉक्सेस थे वो कहीं कहीं से हटा दिया। हो सकता है सिर्फ बड़े शहरों से हटाए गए हों, छोटे शहरों में हो सकता है अभी भी यही यही सोच जो है वो रखी गई हो। उसके अलावा सर हमारे यहाँ कभी हमने भारत में, जैसे अगर हम भारत को देखें तो जो मेरी जिन लोगों से बात होती है, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो हमारे शो में आते हों, वो कहते हैं उनके यहाँ किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा कि पाकिस्तान दुश्मन है। वो कहते हैं पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क के तौर पे जरूर पढ़ाया जाता होगा, बताया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान में होता है ना कि भारत हमारा दुश्मन है या हिंदू हमारा दुश्मन है, हमारे यहाँ तो अभी तक वो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन हमने खिलाया था, हम उसमें से ही बाहर नहीं निकले। हम बार बार यही कहते हैं कि जी हम हिंदू जो है उनके साथ नहीं रह सकते। अभी रिसेंटली मैंने जो चीमा साहब के साथ एक शो किया, तो मैंने कहा कि करतारपुर ही क्यों, हम सिर्फ सिख कम्युनिटी को ही क्यों वेलकम करते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे यहाँ कई मंदिर भी हैं, वहां भी लोग आ सकते हैं। और हम अगर इतने ही बड़े दिल के होते कि हम हर रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे होते,
तो हमने जो 20 चर्च जला दिए वो क्या था? तो ये चीज जो हमने एक अपने अंदर बना के रखी है शुरू से, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, वो नफरतें जो है वो अपनी जगह पर है। कभी कभी आपको दिखाई देती हैं, कहीं कहीं आपको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा चलता फिरता कह रहा है कि हमने गजवा हिंद करनी है। गजवा हिंद करते लोग आपको शायद कम दिखेंगे, लेकिन भारत से नफरत करते लोग आपको बहुत दिखेंगे। हर तरफ नजर आते हैं, हर तरफ बातचीत होती है। और मेरी एक दो लोगों से मुलाकात हुई, जो कि मैं तो बिल्कुल नई जनरेशन का ही कहूंगी कि अर्ली टीनेजर्स थे। और उनसे जब बात हुई है तो वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे भारत को। नहीं जी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं क्या कर दिया? तो वो भी बताने में उनको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे थे कि नहीं, वो हम उनके साथ नहीं हो सकते, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, या हम उनके साथ टर्म्स ठीक नहीं हो सकते। उसके अलावा सर एक हमारी एक ये भी हमारी हिस्ट्री भी रही है, और शायद हमारा फ्यूचर भी रहेगा, कि हमारी चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो या हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, इन दोनों को भारत के साथ ताल्लुकात जो है ना वो बिल्कुल से सही करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि ज्यादा लंबी ना हो, ऐसी ना हो कि बाकायदा किस्म की कई कई दिन की जंग शुरू हो जाए, वो भी इन्हें सूट नहीं करता। ये कहते हैं थोड़ी बहुत हो, जैसे हल्की फुल्की, जैसे वो हुआ, आपने देखा 2019 में हुआ अटैक एक, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी रिसेंटली जो हुआ इस तरह का कुछ हो गया तो इनको फिर बहाना मिल गया कि देखें जी, भारत तो अटैक कर रहा है, भारत तो ये कर रहा है। लेकिन ये बताने में ये नाकाम है कि भारत जो है वो कहाँ अटैक किया, क्या उन्होंने हमारी फौज पे किया था, क्या हमारी पब्लिक पे किया था, क्या किसी खजाने पे किया था? नहीं, वो तो जो टेरर कैंप है उस पे कर रहे थे। तो यही बात तो आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और आप आगे से कहते हैं जी अफगान गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही। तो अगर यही बात भारत करता है, और आप भारत की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, जबकि उनके यहाँ जा जाकर कई तरह के अटैक्स हो चुके हैं, तो इससे सर इंप्रेशन तो यही आता है कि ये चाहते हैं कि हल्की फुल्की लगी रहे, किसी किसी वक्त थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, और ये खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बिजनेस चल रहे हैं इसके ऊपर। इनका डिफेंस बजट है, और जब और कई चीजों के अलावा सर, डिफेंस बजट के अलावा जिस वक्त पब्लिक, आप देखें, पब्लिक जिस वक्त शोर मचाने लगती है ना, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास स्कूल फीस नहीं है। एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको बल्कि वो भेज भी दूंगी, उसमें बताया ये गया पाकिस्तान में एक साल के दौरान जो है 1,000 के करीब लोगों ने सुसाइड किया है। 1,000 के करीब लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस बारे में कोई आवाज किसी की तरफ से नहीं आती। और उन्होंने क्यों खुदकुशी की? उनमें से मेजोरिटी की जो प्रॉब्लम थी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, कि कोई अपने जो है अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे सॉरी, अपने जो कह लीजिए एजुकेशन जो है वो नहीं बच्चों को दे पा रहे, अपने रेंट नहीं दे पा रहे, जो कुछ भी। लेकिन जब इनको लगता है कि पब्लिक बहुत ज्यादा अब तंग हो गई है, पब्लिक बात करने लगी है कि भाई वो कहाँ गए वो नवाज शरीफ जो कहते थे कि मैं 1970 की कीमत ले आऊंगा, या कहाँ गए वो इमरान खान जो कहते थे कि जी मेरे पास तो 200 बंदों की टीम है, मैं तो 100 दिन में सब सही कर दूंगा। और यही वाला चूरन रोटी कपड़ा और मकान वाला जो पीपल्स पार्टी जमाने से लोगों को खिला रही है, तो जब लोग उस पर बात करने लगते हैं, तो जब ये चीज बढ़ने लगती है, और उसके बाद जब ये चीज वहां तक चली जाती है कि फौज जो है वो बिजनेस कर रही है, फौज जो है वो डीएचए बना रही है, कभी कॉर्नर के प्लॉट लिए जा रहे हैं, कभी सिविल इदारों में रिटायरमेंट के बाद लगे हुए हैं, जब पब्लिक उस पर बात करने लगती है तो फिर इनको होता है अब कुछ हो जाना चाहिए अफगानिस्तान, नहीं तो भारत की तरफ से कोई अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसलिए ये नहीं चाहते सर कि यहाँ पर कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अमन आए। ये होने भी नहीं देंगे, चाहे आज आप बात कर लें, चाहे 200 साल बात करें, ये कभी ठीक नहीं होने देंगे। क्योंकि जिस दिन ये मामला सुलट गए, सब कुछ ठीक हो गया, एक तो सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पे इतने सारे अपने टेरर कैंप्स बना रखे हैं, लोगों के जहनों में जो इन्होंने भर रखा है, उसको ये कैसे कंट्रोल करेंगे, ये कैसे मानेंगे? और जब तक अपनी गलती मानते कोई नहीं है ये, तो इन्होंने फिर ऐसे ही चलते रहना है। अच्छा, जिन नौजवानों से आपकी बात हुई, क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, क्या कर रहे थे? सर कॉलेज स्टूडेंट थे। तो क्या किस किस लेवल के कॉलेज में वो पढ़ते थे, और क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था? ये भी तो एक चीज, एक अहम है ना। सर वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत जिसे कह लीजिए पढ़े लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छा खासे खाती पीती फैमिली थी।
और मैं अगर कहूँ तो मेरे रिलेटिव भी थे एक तरह से, और ठीक ठाक उनका जो है ना रहना सहना, और जैसे अपर क्लास होती है उस तरह का उनका सेटअप था। और उस बच्चे से जब मेरी बात हुई है तो वो हार्डली मेरा ख्याल है 16-17 ईयर्स का होगा। तो वो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों इतनी चिढ़ है तुम्हें भारत से? नहीं नहीं, वो हमें जी बड़ा जो है ना वो पसंद नहीं करते, वो हमारे लिए बड़ा बुरा करते हैं। मैं कहा क्या करते हैं? अब मैं उससे सवाल पे सवाल कर रही थी और वो मुझे कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ ये था नहीं, बस हमें उनसे बात नहीं करनी, बस हमें उनसे नहीं मिलना। और ये बात जो है ना ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले की है, ठीक। तो नहीं, बस हमें उनसे ये है प्रॉब्लम, हमें उनसे ना बात करनी है, वो हमारे लिए गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं तो वो नहीं बता पा रहे थे वो कि क्या गलत करते हैं। तो जब आप इस किस्म का माइंडसेट लोगों का बना देंगे बच्चों का, बल्कि मुझे मेरे 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 साथ और जो दूसरे लोग थे उन्होंने फिर मुझे रोका कि भाई रहने दो, उनके माँ बाप बुरा मना जाएंगे, तुम उसके पीछे पड़ गई हो हाथ धो के। तो मैं क्योंकि समझना चाह रही थी कि इस बच्चे को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये इस किस्म की बातें कर रहा है। तो बल्कि तो ये कहूंगा कि आप इस तरह के बच्चों का जो है ना इंटरव्यू करें, उनसे कहें कि आप मेरे चैनल पे आएं और वहां पे डिस्कस करते हैं कि क्या कंप्लेंट है आपको। सो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। सर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जिस तरह की बातें कर रहे थे जो अपने इर्द गिर्द वो सुनते रहते हैं ना सारा दिन, कि हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हम बड़े अच्छे हैं और हमें भारत ने तंग किया हुआ है और हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, और मतलब जंगों की झूठ झूठ कहानियां जो सुन के वो बैठे थे। आप इंटरव्यू की बात करें, मुझे वहां पे उसकी बातें सुनना मुश्किल हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं उठ के 2 कान के नीचे लगा दूंगी इसके। तो वो मैं आपको रोक के बैठी हुई थी कि क्या बकवास कर रहा है बैठा हुआ, और करी जा रहा, और मतलब जो पूछे उसका उल्टा जवाब दे रहा। तो मैंने कहा कि कहाँ पे, मतलब भाई मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये बच्चा मदरसे में गया है या कहाँ गया है, लेकिन वो इसी तरह की बातें कर रहा था वो। और मुझे बड़ा चलें। अफसोस हुआ कि मतलब हमारी जो नई जनरेशन है वो इस तरह की सोच रख रही है। बहरहाल मुझे उसका नंबर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरव्यूइंग हिम। तो दूसरा जो आपने टेक्स्ट बुक्स की बात की, हमारे यहाँ लोग खुद ब खुद ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि जी जिस तरह हमारी किताबों में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हेट है, नफ़रत है, तो इस तरह इंडिया की किताबों में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत होगी। तो हमारे एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, ही आल्सो राइट्स अ कॉलम, और मीडिया पंडित भी हैं वो, डॉक्टर नाज़िर महमूद। तो उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है, तो वो भी ये कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, मैंने इंडिया का सिलेबस काफ़ी तफसील से देखा है और वो इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो है ना यकीन नहीं करते। और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, और उसमें यह था कि जी दोनों मुल्कों के जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो एक दूसरे की किताबों को अप्रूव किया करेंगे। उसके खिलाफ जमात इस्लामी ने सेनेट में शोर कर दिया, हिंदू हमारी किताबें अप्रूव किया करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो मिनिस्टर था, बजाय इसके कि वो इसको एक्सप्लेन करता कि भाई हम भी उनकी किताबें अप्रूव किया करेंगे ताकि कोई नफरत अंगेज मवाद जो है, हेटफुल मटेरियल किसी किताब में ना हो। तो लेकिन वो भी जज्बाती हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम किसी हिंदू को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी किताबें अप्रूव करें। तो इस तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव जो था वो इस तरह से किल हो गया। पर मुझे भी बड़ी मायूसी होती है, हैरत होती है कि अगर एक अपर क्लास का बंदा एंटी इंडियन बात करे तो समझ में आती है कि दे आर बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम। लेकिन एक मिडिल क्लास का, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा, मैं देखता हूँ मेरे फेसबुक पे भी ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो बज़ाहिर इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, मतलब आज के दौर में अगर कुछ 70-80 हज़ार रुपया कमा रहा है तो बहुत मुश्किल गुजारा है। इस तरह के लोग भी आपको एंटी इंडियन बात करते नजर आएंगे। और बहुत सारे, ये भी हैरानकुन बात है, नवाज शरीफ के फैन वो भी उतने ही एंटी इंडियन है जितना कोई और है। अब बेनज़ीर भुट्टो जो थी शुरू में बड़ी एंटी इंडियन थी, लेकिन बाद में फिर वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। उनके मानने वाले भी जो है आपको बहुत हार्ड लाइन किस्म के एंटी इंडियन मिलेंगे। तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अगर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो फिर बिलावल कैसे इतना हार्ड लाइन हो गया, या नवाज शरीफ के मानने वाले जो है वो कैसे इतने हार्ड लाइन हो गए हैं, ये क्या मुहिमा है? सर देखें, आप एक सालों साल आप किसी को नफरत सिखाते रहेंगे और फिर आप चाहेंगे कि क्योंकि आपने जो अपनी सोच बदल ली है और आप समझ रहे हैं कि जो चीजें गलत थी उसको गलत कह रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर हर इंसान का दिमाग इतना स्ट्रांग हो
कि वो फौरी तौर पर जो है उसमें कुछ नया लिख सके या फौरी तौर पे नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव किया जा सके, ऐसा भी तो होता है। अब इन लोगों ने जो नफरत भरी है, और जाहिर है कि इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, कि हर कोई चाहिए होता है ना किसी के ऊपर हम ब्लेम डाल दें, पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ा जी, भारत ने ऐसा कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है जी, भारत ने कर दिया। इकोनॉमी क्यों खराब है, भारत ने कर दी। पहले तो 3-4 साल पहले तो हमारे लोग ये भी कहते थे कि जी IMF जो हमें लोन नहीं देता या देर में देता है, वो भी इसलिए क्योंकि भारत मना कर देता है। और इस किस्म की बातें ये किया करते थे कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा मिलना होता है वो जी भारत की क्योंकि चलती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। हम 4 बार IMF में क्यों गए, ये नहीं बात करेंगे कि हम अपने करतूतों की वजह से गए, हमने जो टेरर फंडिंग की, जो हमने सपोर्ट किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो हमारे पर ब्लेम लगे थे, हम उसकी वजह से गए। नहीं, ये कहते नहीं भारत ने डलवा दिया। मैंने कहा अच्छा, भारत ने अगर कर दिया तो बाहर कैसे आ गए हम? और 4 बार हम गए, भारत हमें अंदर क्यों नहीं रख पाया? और इसका मतलब है भारत बहुत स्ट्रांग है कि उसका जब मन करता है वो हमें उठाकर IMF में भेज देता है, जब होता है तो हमें बाहर ले आता है। कभी वर्ल्ड बैंक को कह देता है पैसा मत दो, कभी IMF को कह देता है। मतलब इतनी अगर भारत की चल रही है तो हमें तो फौरी तौर पे दोस्ती कर लेनी चाहिए, वही तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। तो लेकिन ये कि हमें आदत है अपनी गलतियां, अपनी नाकामी, अपने निखट्टूपने जो है ना वो किसी दूसरे पर डालने के लिए। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी इंडिया में ही, तो मैंने कहा भाई, वो कहने का भाई वीडियो नहीं चली, वो भी यूट्यूब पे भी है तो वीडियो नहीं चली। मैंने कहा कभी अपना थंबनेल भी देख लो, अपना कंटेंट भी देख लो, कुछ और भी देख लो, ये बहाना करने के बजाय कि आज इलेक्शन हो रहे थे, आज बारिश हो गई, आज इंटरनेट खराब था, आज जो है कोई और फंक्शन था या फेस्टिवल था तो लोगों ने नहीं देखा। मैंने कहा कभी अपने आप को भी चेक कर लिया करो कि भाई मेरे वीडियो में ऐसी क्या चीज है कि लोगों ने नहीं देखी। कभी कभार की और बात है कि आपने बहुत अच्छी बनाई फिर भी नहीं चली, लेकिन कभी तो ये भी देखें ना कि हमारी साइड से क्या गलती है। हम हर चीज दूसरे पे डाल देते हैं, हमारी आदत है। हम कहते हैं नहीं जी हम तो बहुत जबरदस्त जा रहे थे लेकिन भारत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। यही चीजें हमने अपनी नई जनरेशन में डालती। क्या भारत ने हमें कहा है कि हम अपने यहाँ से IT एक्सपर्ट्स ना निकालें? क्या भारत ने हमें कहा है कि हमारे लोग जगह जगह जाकर भीख मांगे और फिर वहां पे पकड़े जाते हैं? हमारे यहाँ से शायद ही कोई ऐसा निकला हो जिसको आप कहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी बात की जाती हो, और अगर की गई 1-2 लोगों की तो उनको हमने कह दिया कि ये तो अहमदिया है, तो ये है वो है। हम हर चीज में तो रिलीजन ले आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती, मैंने तो कभी किसी से नहीं सुना कि अगर कोई हिंदू या कोई सिख उन्होंने ये कहा कि जी हम अगर मुसलमानों के साथ बैठेंगे तो हमारे लिए बुरा है। लेकिन मुसलमान बात करते हैं, नहीं जी कोई हिंदू आपका दोस्त कैसे हो सकता है? मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और उसको मैं एग्जांपल दे रही थी कि मेरे एक इंडियन फ्रेंड ने मुझसे ये कहा, तो वो कहने लगा तुम ऐसे कैसे कह रही हो? तो हमारे यहाँ हमने एक माइंडसेट बना रखा है कि हम हमारे लिए वो बुरा ही सोचेंगे, हमारे लिए वो बुरा ही करेंगे, या हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। इस किस्म की बातें ना, पाकिस्तान असल में उसे रिलीजन के नाम पे बना है ना, तो हम उसमें रिलीजन का तड़का लगाते ही रहते हैं। हम अगर किसी दिन ये कर देंगे कि हम अमन के साथ रह रहे हैं, भारत के साथ हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम उनके फेस्टिवल मना रहे हैं, वो हमारे फेस्टिवल मना रहे हैं, तो फिर वो जो बीच में जो वो जो 2 नेशन थ्योरी वाली चटनी चूरन हमने जो बेचा था 1947 के लिए, तो उसका फिर क्या करेंगे? वो जो मेरे फादर कहा करते थे ना कि जो लोग यहाँ सोए हुए थे 47 में, वो बेचारे सुबह को उठे तो उनको पता लगा कि वो पाकिस्तान में, तो वो सोए वो भारत में थे, उठे तो वो पाकिस्तान में थे। तो वो वाली जो हमारे यहाँ सिलसिला चला, जिसको क्या बहुत से लोग रिजेक्ट करने लगे, बहुत से लोग उसको कुछ और बात करने लगे, ये वो नहीं सेल कर पाएंगे। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चाहे कोई इंसान हो या कोई कंट्री हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हमेशा एक एक दुश्मन चाहिए होता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत जैसे कहते हैं ना सारे दुनिया में झंडे गाड़ देने थे, लेकिन वो फलाने ने मुझे काम नहीं करने दिया, उसकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो नहीं चली, उसकी वजह से मैं पिट गया, या उसकी वजह से मेरी कंट्री का ये हाल है। जबकि आप अगर भारत को देखें तो जो लड़ाई झगड़ा हमारा रहा है भारत से, तो वो भारत का भी तो रहा है ना। मतलब हम अकेले अपने आप से तो नहीं लड़ रहे थे, भारत के साथ लड़ रहे थे। उनकी एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, उनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, ठीक है, जो गुर्बत हमारे यहाँ है उनके यहाँ भी है, वो तो हर कंट्री में होती है, वो तो अमेरिका तक में लोग वहां पर गन दिखा के पैसा भी छीन लेते हैं और भीख भी मांग रहे हैं अमेरिका में।
लेकिन बात सारी ये कि जो हमारी असल नाकामियां हैं हम उसका जिम्मेदार भी भारत को बताते हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम किसी स्टेज पर भी जाकर हम इस बात के लिए, हमारी स्टेट इस बात के लिए तैयार है कि हम भारत के साथ अमन के साथ रहें। क्योंकि अगर हमारा झगड़ा खत्म हो गया तो फिर पब्लिक कहेगी अच्छा हो गया ना झगड़ा, अब बॉर्डर एकदम शांत है, अब बताओ कि तुम लोगों ने जो यहाँ पे पब्लिक है उसके लिए क्या किया है। तुम लोग मतलब जॉब दे रहे हो, तुम लोग किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो कब होगा, मतलब वो भी एक बड़ी चीजों में आ जाते हैं। सर पॉपुलेशन कंट्रोल की भी कोई बात नहीं होती यहाँ पे, तो यहाँ तो किसी चीज की बात नहीं होती। अगर आप सुबह का पेपर उठाएं या टीवी खोलें तो यही बात कर रहे होंगे कि वो भारत ने ये कर दिया तो भारत ने वो कर दिया। हम सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें दिखाते हैं भारत से रिलेटेड, हम कोई अच्छी खबर नहीं देते। हम ये नहीं बताते कि उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ विजिट के लिए गए, उन्होंने कौन सी डील साइन की। हाँ, हम ये बताते हैं कि उनके यहाँ कुछ गलत हो गया है तो उसको उछालते रहते हैं, और इसी वजह से आज हमारा ये हाल है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, दूसरा जो पॉवर्टी की भी बात है ना, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं कि जी दोनों मुल्कों में बराबर पॉवर्टी है। हालांकि अभी अगर आप लिखें ना, चैट जीपीटी पे जाके लिख दें या गूगल पे लिख दें कि कितने परसेंट इंडियंस जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं और कितने परसेंट पाकिस्तानी, तो इंडिया में 16% और पाकिस्तान में आएगा 38%, और हमारे यहाँ ये तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि क्या ये अच्छा ना होता कि अगर इमरान खान 2021 में जनरल बाजवा की बात मान लेते और इंडिया से सुलह कर लेते। तो उस पे हमारे एक PMLN के सपोर्टर हैं हसन हकीम साहब, उन्होंने फौरन कहा बाजवा तो बड़ा डरपोक जर्नैल था, बड़ा नालायक जर्नैल था, तो उसकी क्या बात करते हो। तो मैंने कहा जी उसको लगाया किसने था, आपके महबूब कायद नवाज शरीफ ने लगाया था ना। तो इस तरह के लोग आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, ये नहीं देखते कि यार जो बात की जा रही है उसमें कितना वजन है। क्या इंडिया से लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू करके हमारा फायदा है, या पहली दफ़ा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज़ हमीद ने, जनरल बाजवा ने ये नेगोशिएट किया था और मेरे ख्याल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को ये बताया कि नहीं 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 नहीं, ये मत मानना, इससे तो हमें लोग गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह की जो अप्रोच है, इससे हम कैसे जान छुड़ाएं। और जो मतलब वही फिर बात आ जाती है ना कि जिस क्लास का फायदा है वो भी क्लास नहीं बोलती, या उनके पास इतना शऊर नहीं है, समझ नहीं आती बात। सर मुझे तो यकीन नहीं है इस बात का कि इमरान खान को जनरल बाजवा कहेंगे और इमरान खान इनकार कर देंगे। मतलब यहाँ तो हर फैसला ही GHQ से होता है, हर फैसला ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट करती है। इमरान खान को तो पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, हालांकि पपेट प्राइम मिनिस्टर तो सभी है। और वो वक्त भी हमें याद है जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई थी और रात के 12 बजे किस तरह से इमरान खान को लाकर अदालत में और ये कहा हुआ था कि जी इनकी जो गवर्नमेंट थी वो उसको गिरा दिया गया था। और उस वक्त उसके 2 दिन तक इमरान खान सन ग्लासेस लगा के घूम रहे थे कि सुना था कि बाजवा साहब ने उनके कान के नीचे 2 रख के दिए थे। ये खबर भी चली थी, हमने भी दी थी। तो जिस प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आर्मी चीफ से थप्पड़ खाना पड़ जाए या उनके बंदों से, कुछ ने कहा कि आर्मी चीफ ने नहीं मारा था बल्कि उनके लोगों ने मारा था, क्योंकि इमरान खान उठ के जाने लगे थे और बाजवा साहब बात कर रहे थे। तो उन्होंने उनको रोकने के लिए पहले तो उनको गिराया जैसे तरीका होता है, उसके बाद उठाकर उनको कान के नीचे 2 दिए थे, उसके बाद बैठ के बात सुनो। तो जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म की बातें चल रही है वो मतलब वो जनरल बाजवा को कहेंगे कि जी मैं तो नहीं मान रहा। और वो भी ये इमरान खान जो कि पैदावार ही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की है शुरू से। ये तो मतलब अजीब सी बात है। मुझे नहीं लगता कि अगर जनरल बाजवा ने ये बात की होगी तो इमरान खान ने कहा होगा मैं नहीं मान रहा। अब ये और बात है कि कोई आर्गुमेंट्स हुए हों, कोई आपस में बातचीत हुई हो, कुछ बाद में डिसाइड किया गया हो, उन्होंने अपने कोई पॉइंट्स बताए हो इमरान खान ने। लेकिन हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर्स की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है, आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो, इमरान खान तो वैसे ही बेचारे बदनाम थे कि जी पपेट प्राइम मिनिस्टर है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को देख लीजिए, वो डैडी कहा करते थे उस वक्त के डिक्टेटर को। आप इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब को देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आगे पीछे घूम रहे होते हैं जी हुजूरी करते हुए। आपको लगता है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का कोई अगर जाकर इनकेस
बात करें शहबाज शरीफ साहब से कि ऐसा करते हैं कि भारत के साथ 10 साल के लिए कश्मीर का इशू साइड पे कर देते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत है कि वो बोलें कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। अब ये सारी बातें की जाती हैं, बताई जाती हैं, सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट की हैसियत क्या है। ये लोग सिर्फ, इनका इतना काम था इमरान खान का कि वो रोज सुबह को उठें, अपने हेलीकॉप्टर में बैठे, अपने ऑफिस आ जाएं 12 बजे 1 बजे, और उसके बाद उठें वापस चले जाएं। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं था। जहां पे वो जाते थे, चाहे वो चाइना जाएं, चाहे वो सऊदीया जाएं, चाहे वो अमेरिका जाएं, उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ साथ जाते थे। क्या करने जाते थे भाई वहां? इनसे कोई पूछे सर आपका वहां क्या काम है, आप यहाँ बैठिए ना, यहाँ पे अफगानिस्तान और भारत हमारे हमें खाने को बैठा हुआ है, आप इमरान खान के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। यही अभी इस वक्त का हाल है कि इस वक्त के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, वो भी जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो वहां होते हैं, सऊदीया होते हैं, अमेरिका में होते हैं, कभी एक दिन, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार। तो आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक्त हैं, शहबाज शरीफ, अपनी मर्जी से कह सकते हैं कुछ? अगर अगर आर्मी चीफ कह दें कि भारत के साथ जंग नहीं लड़ी, तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो लड़नी है। सर ये तो अगर वॉशरूम भी जाना होता है ना, मुझे लगता है मैसेज करते होंगे कि चला जाऊं या कल जाऊं। ये तो ये वैल्यू है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की। साहब, मुझे चीमा साहब कह रहे थे एक बार अपने शो में कि मैं आपको आप इतना बोल रही हैं, इतनी नाराज हो रही, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूं। मैं कह नहीं, मुझे आर्मी चीफ बना दे, प्राइम मिनिस्टर बन के मुझे क्या करना है। ओके। अच्छा, चीमा साहब के साथ भी मैंने ये बात की है, तो उन्होंने भी ना इसको डिनाई नहीं किया। असल में ना कश्मीर एक इशू ऐसा है जिस पे शायद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो थे ना, वो आर्मी चीफ को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो गए। जो मैंने डिटेल्स इसकी देखी है ना, उसमें ये था कि शाह महमूद प्लेड हिज कार्ड्स वेरी इंटेलिजेंटली। उसने क्या किया, बाजवा साहब को फॉरेन ऑफिस में बुलाया, और जो हमारे हॉकिश किस्म के फॉरेन सेक्रेटरीज हैं रिटायर्ड, उनको भी बुला लिया और उनको पहले से बता दिया कि जी ये स्कीम है, इसको आपने इसकी अपोजिशन करनी है, इसको अपोज करना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बाजवा साहब भी जो है ना, फिर उस प्रेशर में जो है वो खुल के बात नहीं कर सके। और उस वक्त तक बाजवा साहब को भी काफ़ी अरसा हो चुका था एज आर्मी चीफ। पहली टर्म में आदमी की पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और दूसरी टर्म में जो है वो एक लेम डक आर्मी चीफ बन जाता है। तो इस पर आप मजीद रिसर्च कीजिएगा, देर इज सम सब्सटेंस टू दैट। हामिद मीर ने और जर्नलिस्टों ने इस पर काफ़ी लिखा है। वो तो बड़े खिलाफ हैं कि बाजवा साहब ने जनाब ये कह दिया था जी हमारे जो है ना टैंक, उनमें पेट्रोल नहीं है और हम लड़ने के काबिल नहीं है, वगैरह वगैरह। और ये बाजवा जो था ये तो बड़ा बुजदिल था और ये तो सरेंडर कर रहा था। तो बहरहाल चीमा साहब ने भी ये बात की। जब मैंने उनसे बात की ना कि इंडिया से हमें सुलह कर लेनी चाहिए, तो कहते हैं सरेंडर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी सरेंडर नहीं मैं कह रहा, सुलह कह रहा हूँ। तो हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करते हैं कि जो सुलह की बात करे उसको हम कहते हैं ये तो सरेंडर है। ये माइंडसेट कहाँ से आया है, इसका क्या फायदा है? सर मेरा ख्याल है ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपने तौर पे ये लगता है, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने हैं, हमें लगता है कि हमारे पास जो बार बार कहा जाता है कि जी वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बॉम्ब है या न्यूक्लियर पावर है, जो हम, तो वो चौधराहट हमारे दिमाग से नहीं निकल रही। और शायद इसी वजह से हम किसी को अपने बराबर समझते नहीं है। हम समझते हैं कि बस जो हम चाहेंगे वही होगा, सब गलत है, भारत तो बिल्कुल ही गलत है, अगर भारत गलत ना होता तो हम अलग ही क्यों होते उससे। और इसी तरह की चीजें जो है, हम जैसे मैंने कहा सर के सुलह करने में इनका नुकसान है, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके बिजनेस चलते हैं सर, कश्मीर और भारत नफरत के ऊपर और कश्मीर के ऊपर इनके बिजनेस चलते हैं। ये अगर ये कोई मसले का हल निकाल लेंगे कश्मीर का, तो भी इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। और अगर ये भारत के साथ सुलह कर लेंगे या भारत के साथ जो कुछ चल रहा है उसको खत्म करके अमन आ जाएगा, तो भी इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये ज्यादा लोग नहीं है, ये थोड़े से लोग होंगे, शायद दो तीन हजार के करीब लोग होंगे जिनका ये सारा कारोबार चल रहा है, जो बड़े बड़े यहाँ पे गोल्फ क्लब बना के बैठे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, जिन्होंने आइलैंड वाइलैंड खरीद लिए होते हैं, उनकी भी खबरें आती रहती हैं, जिनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती हैं और ये रिटायरमेंट के फौरन बाद छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ इन लोगों को तो सर इसका फायदा है। और जो इनके बाद आने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई उसने खा कमा लिया, अब हमारी बारी है। ये यहाँ पे ये कोई वो थोड़ी चल रहा है कि यहाँ के चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे यहाँ की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर के लोग हो, जो बार बार कहा जाता है ना कि जी हमारे तो इतने लोगों की जानें चली गई,
अफगानिस्तान बॉर्डर पे या इंडिया बॉर्डर पे, तो भाई वो तो आपके बेचारे छोटे लेवल के सिपाही हैं जिनकी जानें गई हैं, और जिन्होंने उनकी जानें ली हैं, जिन्होंने उनको भेजा इस मुसीबत में, जिन्होंने ये बॉर्डर जो है वो जला कर रखे हुए, बॉर्डर एक्टिव करके रखे हुए, उनके तो जेबें भर रही हैं, वो तो पैसा कमा रहे हैं, और उसके बाद इनकी हवस फिर भी खत्म नहीं हो रही। साथ साथ नस्लों का पैसा इन्होंने ले लिया है, फिर भी इनको आराम नहीं आ रहा। और जो पॉलिटिशियंस है उनको इन्होंने पहले ही गुलाम बना रखा है। पहले अभी लोग इनसे कहा करते थे हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, इस वक्त भी यही हो रहा है। कभी शहबाज शरीफ कह रहे प्राइम मिनिस्टर बना दो, अभी बिलावल भुट्टो कह रहे होंगे कि भाई अब मेरी बारी है क्योंकि मेरे नाना प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, ये वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आपके बाप दादा अगर हैं तो आप हो जाएंगे, मतलब उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वरना इवन अगर आपने जर्नलिस्ट भी बनना हो, कि आपके पेरेंट्स अगर जर्नलिस्ट हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, इसमें ऐसा कोई कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर भी वही चल रहा है, और भारत में भी वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी क्योंकि इनकी दादी थी, इनके बाप थे, तो अब इनको भी आ जाना चाहिए। मतलब उनकी पार्टी में और कोई नहीं है जो इतना काबिल हो, और यही चीज क्या पीपल्स पार्टी में और कोई नहीं है कि उनकी बहन जो है बिलावल की वो फर्स्ट लेडी बन जाएंगी, ये कभी फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे तो कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, बाप इनके जो है वो सदर बने रहेंगे। मतलब इन लोगों ने सर मुल्क को जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क करके कंट्री का रख दिया है। और उसके बाद अगर कोई बात करे तो कितनी चाहिए तो क्रिटिसाइज करते हैं। भाई हम क्रिटिसाइज कंट्री को नहीं, इन लोगों को करते हैं जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है। और उसके बाद इनको कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल बेहिस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। और इतने ही जो है ना वो कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो इनको लेकर आते हैं और जो इनके साथ मिलकर खाते हैं, और उसके बाद कहते हैं वही जो मैंने पहले भी कहा था ना कि लोगों को तरानों के पीछे लगा के खुद खजानों के पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर मतलब कोई और अगर यहाँ पे सिस्टम चल रहा होता सही तो यकीनन लोग जो हैं वो इस मुश्किल से ऊपर उठाए होते, लोगों के हालात कुछ बेहतर हो गए होते, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया होता। लोग मर जाते सर कश्तियों में बैठ बैठ के किसी दूसरी कंट्री जाने की कोशिश में, लेकिन यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान इस वक्त शायद अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद नंबर 1 कंट्री बन जाएगा जहां से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं या बाहर निकलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान बना लिया, पाकिस्तान रहने को कोई तैयार ही नहीं है, जिसको मौका लगता है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कितने ही लोगों की जानें चली जाती है और उनको पता भी होता है कि हम जिस तरीके से जा रहे हैं उसमें 50-50 चांस है कि हम वहां पहुंच जाए उस जगह पे, या हम बीच में मर भी सकते हैं। लेकिन लोग मर जाना पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे। इन्होंने मुल्क की वो हालत कर दी और उसके बाद खुद आगे बढ़ बढ़ के हाँ जी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने हमें खजूरें भेज दी हैं, तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमने 8 जहाज गिरा दिया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो तो 2 दिन के बाद 15 जहाज भी गिरा देगा। तो ये इनकी ये हालत इन्होंने कंट्री की कर दी है कि अब आपको अजीब सा महसूस होता है कि हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों में रहते हैं, और ये किस किस्म के लोग हैं जो टीवी पे और हर जगह हमें दिखाई देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल इस काबिल नहीं छोड़ा कि आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर कहीं जाएं और आपको यकीन हो कि मुझे बड़ा वेलकम किया जाएगा। लोग पासपोर्ट देखते ही कहते हैं, यहाँ तक कि यूएई तक में पासपोर्ट देखते वो कहते हैं अच्छा ओके अलबागिस्तान चलो ना। तो वो जैसे बात करते सर, आप भी वहां रहे मैं भी, तो आप जानते हैं कि वहां पे हमारी क्या वैल्यू है। और इस सब के जिम्मेदार ये सारे के सारे लोग हैं जो 4 से 5 हजार इनकी तादाद है। इन्होंने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी में जहर घोला हुआ है, और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनसे पीछा कैसे छूटेगा। अच्छा जी, आखिर में डिफेंस एक्सपेंडिचर की मैं बात करना चाह रहा हूँ। हुसैन हक्कानी साहब ना कई दफ़ा ये कोट कर चुके हैं। वो कहते हैं जी कि पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को 19% ऑफ द पॉपुलेशन, 17% ऑफ द रिसोर्सेज और 33% ऑफ द मिलिट्री वो मिले। और चूंकि मिलिट्री जो थी या आर्मी कह लें उसका साइज इतना बड़ा था तो हमने अपना थ्रेट परसेप्शन भी उसी लिहाज से एग्जैजरेट कर दिया। तो उस वक्त से जो है ना हम इसी उसमें हैं कि हम डिफेंस पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते रहे हैं। और मैं एक कनाडा में एक प्रोफेसर साहब हैं, उनकी किताब देख रहा था। उन्होंने लिखा है कि 48 से लेके 59 तक पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग जो थी टोटल एक्सपेंडिचर का 59% थी। यानी अर्ली ईयर्स में ही हमने ये काम शुरू कर दिया था और इसमें 116% इजाफा हुआ। और 1953 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने ये कहा था कि मुझे अगर मुल्क को भूखों मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो यानी 50s में ही जो है हमारा माइंडसेट इस तरह का बन गया था।
और एयर मार्शल असगर खान, जिनको हम बड़ा ऑनर करते हैं, अपनी एयरफोर्स एकेडमी का नाम उनके नाम पे रखा है, वो ये कहा करते थे कि हम 20% तक अपना डिफेंस बजट कम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। लेकिन अब कोई भी इंटेलेक्चुअल हमारा, कोई दानश्वर, कोई जर्नलिस्ट, कोई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर इस तरह की बातें नहीं करता। तो ये क्या क्या वजह है, फिर किस तरह से करेक्शन होगी कि जो लोग नॉलेजेबल होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी होती है, वो स्टेट को गाइड करते हैं कि यार ये पॉलिसी आपकी गलत है। मसलन हम इंडिया के साथ सिर्फ डिफेंस के एरिया में क्यों कम्पीट करते हैं, हम एजुकेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्यों नहीं हमारा मीडिया ये बात करता कि हमें इन फील्ड्स में भी इंडिया को कम्पीट करना चाहिए। सर देखिए, सही तो हम तभी करेंगे ना जब हम किसी सीट पर ऐसे को रखेंगे जो सही बात करे। यहाँ तो चापलूसों का रखा जाता है ना कि वाह सर क्या काम किया आपने, आप ना होते तो बस कहाँ गए थे। हमारे यहाँ तो वो लोग रहे ना जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, या इसी किस्म के लोग के जी वो जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम जो है वो सबके सब को मार देंगे लेकिन हमने डिफेंस जो है भूखा मार देंगे, लेकिन डिफेंस भाई अगर आप भूखा ही मार देंगे तो डिफेंस किसके लिए चाहिए? लोग तो मर गए भूखे। फिर आपने जो डिफेंस सिस्टम लेना है वो किसके लिए लेना है? यहाँ पे क्या मतलब कुत्ते बिल्ली जो बाहर घूमते रहते हैं, जो बाकी कीड़े मकोड़े जानवर, उनके लिए लेना? तो किसके लिए लेना है आपने डिफेंस सिस्टम अगर आपके लोग ऑलरेडी भूखे मर रहे हैं? मैंने जैसा भी आपसे कहा 1,000 लोगों ने खुदकुशी की है। तो ये लोग जो है ये जब तक अपनी काबिलियत के ऊपर लोगों को नहीं रखा जाएगा, अगर सिर्फ सिर्फ चमचागिरी पे रखा जाएगा कि जी वाह सर आपने क्या काम कर दिया, आपसे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता था, ये सबके सब जो है ना ये सब इसी तरह के हैं। इन्हें ना बहुत पसंद है लोग इनकी तारीफ करते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ या कोई भी आता है, या इवन जो मिलिट्री के लोग हैं वो भी। इनको कोई ये कह देना सर ये आपने गलत किया है तो ये बड़े सख्त नाराज हो जाते हैं। मुझे याद है आज भी कि 2012 की बात है मेरे ख्याल है, और मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, वो पीएमएलएन के बड़े सपोर्टर थे उन दिनों, अब पता नहीं है कि नहीं है, मैंने काफी टाइम से उनको देखा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और वो कहने लगे कि जी एहसन इकबाल साहब से मैं चाह रहा था कि आपको मिलवाऊं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं कि इमरान खान को यूथ जो है उस वक्त की यूथ जो है वो क्यों सपोर्ट कर रही है। उन दिनों इमरान खान को यूथ बहुत सपोर्ट किया करती थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं गई एहसन इकबाल साहब से मिली उनके ऑफिस में, उन्होंने कहा जी आप मुझे रिपोर्ट बना के दे। मैंने 2 हफ्ते लगा के लोगों से पूछ गछ के इधर से उधर से मालूमात जमा करके मैंने वो रिपोर्ट बना के दी। तो उस दिन के बाद एहसन इकबाल साहब के ऑफिस में मुझे कभी नहीं बुलाया गया, और जो ले गए थे साहब वो कहने लगे कि ये क्या आपने लिखा है, ये आप क्या मतलब अपने कहानियां लिख कर दी हैं, और ऐसे कौन बोलता है और ऐसे कौन लिखता है। तो मैंने कहा फिर आप कर ही जाए जो आप लोग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं तो फिर आप पूछिए मत, और अगर आपने पूछा है तो मैं बताऊंगी कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो वो बुरा मना गए कि मैंने क्यों कहा है, और कि इमरान खान को यूथ क्यों सपोर्ट कर रही है और आपके यहाँ किस चीज की कमी है। इनको लग रहा था बस ये लैपटॉप बांटेंगे तो सारा यूथ आ जाएगा। आपने लोगों का जहन एक भिखारी का जहन बना दिया है। लोगों को फ्री के लैपटॉप दे दो, उनको वो कीमे वाले नान और इस तरह के नान बुला के जो ये खिलाया करते हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस, आपको पता है ना वो जो जलसे वलसे इनके होते हैं उसमें इन्होंने लोगों का जहन वो बना दिया है। और उसके बाद खुद भी जो है इनका वही है कि जब ये जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो ये पैसा मांगने के लिए ही जाते हैं, या कहीं ना कहीं इनको चाहिए होता है कि डोनेशन मिल जाए तो और अच्छा है, इसलिए कि वो तो वापस भी नहीं करना पड़ता। तो जब ये इस हाल में रहेंगे, एक एक आपके टीवी चैनल्स पर भी जो लोग बैठे हुए वो इनके फेवरेट लोग बैठे हुए जो इनकी वाह वाह करते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी उसमें से, और अगर कोई थोड़ा बहुत बेचारा इधर उधर होने लगता है तो उसको टीवी से निकाल देते हैं। तो सर जब तक ये सही जगह पे सही लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, वैसे तो ये खुद भी गलत बैठे हुए होते हैं, सबसे पहले तो उन्हें चाहिए अपने आप को हटा दें उस सीट से, और उसके बाद सही लोगों को सही जगह पे अपॉइंट करेंगे, तभी पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जितनी बड़ी कंट्रीज हैं या जितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी ठीक है या जिनकी बाकी चीजें सही हैं, आप देख लीजिए कि उसका क्रेडिट टीम वर्क पर होता है, कोई अकेला नहीं कर रहा। और हर जगह रिलीजन घुसाना बंद कर दें। ये अगर कोई काबिल है और वो मुसलमान नहीं भी है तो ये उसको आगे लाएं, ये ना करें कि नहीं जी हमारे यहाँ तो जो है वो रिलीजन के ऊपर ही चलेगा, और अगर कोई इकोनॉमी भी देख रहा है, कोई इकोनॉमिस्ट भी है तो उसे मुसलमान होना चाहिए, और अगर कोई आर्मी चीफ है, अगर कोई प्रेसिडेंट है, कोई कुछ भी, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ
नीचे से नीचे तक जाते चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ टैलेंट है, जो हमारे यहाँ लोग हैं, वो आपको पता है वो फिर बाहर निकल जाएंगे। वो पाकिस्तान में क्यों रहेंगे? अगर उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो एक एक करके किसी तरीके से उन लोगों को, तो टैलेंटेड लोगों को तो लोग बुला ही लेते हैं, वो बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान में फिर ये इन्हीं जैसे रह जाएंगे जो आर्मी के जूते उते साफ करके और फिर कहेंगे जी हमें यहाँ लगा दो और हमें वहां लगा दो। वैसे तो जिस तरीके से सिविलियन इदारों में आर्मी खुद लगती जा रही है, मुझे तो लग रहा है एक दिन टीवी चैनल पे भी हमें कोई ना रिटायर्ड जनरल बैठे हुए टॉक शो करते दिखेंगे, क्योंकि इन सबको हटा दिया जाएगा और कहेंगे चलो ये ड्यूटी भी हम ही कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, जितना मतलब मेरी समझ के हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा आरजू, आपने बात की जुल्फकार अली भुट्टो की। उनका एक और बड़ा मशहूर कोट था, और मेरा ख्याल उन्होंने 2 दफा वो कहा, 65 की जंग में भी और 71 के भी, कि हम इंडिया के साथ 1000 साल तक जंग करेंगे। तो उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये क्या नया मुल्क बनाने का मकसद जो था, जंग करना था, दुश्मनदारी निभाना था, या अवाम को बेहतर सहूलतें देना था, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना था। तो ये जो जब तक हम इन क्वेश्चंस पे गौर नहीं करेंगे तो हमारी बेहतरी नहीं हो सकती। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया।